नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में विरोध जारी है और विपक्षी नेताओं ने आज दिन भर सदन के बहिष्कार करने का ऐलान भी किया है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक राज्यसभा में विपक्ष के सभी सांसद संसद परिसर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। और खड़गे ने लोकसभा के विपक्षी नेताओं से भी इस प्रदर्शन में समर्थन देने की अपील की है। ऐसे में अगर लोकसभा के विपक्षी सांसद भी सदन का बहिष्कार करते हैं तो आज सदन की कार्रवाई चलने की संभावना नहीं है। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्षी दलों की तरफ से किए जा रहे संसद में विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जो कार्रवाई में बाधाएं आ रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हमने सदन को सुचारू रूप से चलने की काफी कोशिश की। हम राज्यसभा के सभापति से मिले और उनसे अपनी विचार रखने की और सांसदों को सिर्फ नियम 256 के तहत ही निलंबित किया जा सकता है। और वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहा कि शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा स्वरूप से अधिक संक्रामक है और इस वक्त ब्रिटेन में डेल्टा स्वरूप के संक्रमण के मामले अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं। और वहीं मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जॉनसन ने दोहराया कि फिलहाल कोविड-19 के नए स्वरूप के व्यापक प्रभाव के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। और वहीं पीएम जॉनसन की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मंगलवार को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से संक्रमण के 101 नए मामले सामने आए, जिसके साथ इन मामलों की संख्या बढ़कर 437 हो गई। और वहीं प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर कोई भी निष्कर्ष निकालना बेहद जल्दबाजी होगी। हालांकि शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन अधिक संक्रामक है। और इससे पहले ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने सोमवार को संसद में कहा कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का देशों के क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर प्रसार शुरू हो गया। और जावेद ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक वायरस के स्वरूप के कुल 336 मामले सामने आ चुके थे। और उन्होंने कहा कि इनमें से स्कॉटलैंड में 71, वेल्स में 4 मामले सामने आए। और उन्होंने ये भी कहा कि इनमें ऐसे मामले भी हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से कोई संबंध भी नहीं है। और इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अब ब्रिटेन के कई क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर इसका प्रसार हो रहा है। और इधर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने सोमवार को कहा कि दुनिया को वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के बारे में बताने के लिए दक्षिण अफ्रीका और अन्य अफ्रीकी देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाना पाखंडपूर्ण और कठोर और अवैज्ञानिक। शांति और सुरक्षा के लिए दकार अंतर्राष्ट्रीय मंच को संबोधित करते हुए रामाफोसा ने कहा कि इन प्रतिबंधों के माध्यम से उन लोगों और सरकारों को सजा दी जा रही है जिन्होंने विश्व को कोरोना वायरस के इस नए स्वरूप के बारे में बताया। और वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां के चेक चोलन इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। और कश्मीर जोन पुलिस ने आज ट्वीट कर बताया कि शोपियां के चेक चोलन इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई और पुलिस और सुरक्षा बल काम पर है। वहीं अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ और दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग भी हो रही है। हालांकि सुबह से जारी इस मुठभेड़ में अभी तक किसी आतंकी के पकड़े जाने या ढेर होने की कोई खबर नहीं आई। और वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों से घर के दरवाजे और खिड़कियां सब बंद रखने की अपील भी की है। और वहीं बताया जा रहा है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्ट को शोपियां सेक्टर के चेक चोलन इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और ये आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने टीम तैयार कर इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने की बजाय फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों को भी फायरिंग करनी पड़ी। और सुबह से मुठभेड़ जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी आतंकी के पकड़े जाने की कोई खबर नहीं आई है।
और वहीं दिल्ली एनसीआर के मौसम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं हुआ और इस दौरान अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। लेकिन आज से मौसम में बड़ा बदलाव होगा और आज से पारा गिरेगा और अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का भी अनुमान जताया गया। और वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज से बर्फीली हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएंगी और फिर इसके बाद दिन के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी और रात में भी ठंड बढ़ जाएगी। और इससे पहले पिछले 2 दिनों में निकली धूप की वजह से ठंड का एहसास कम था, लेकिन यहाँ से तापमान गिरते ही ज़्यादा महसूस होने जाएगा और इस बीच कोहरा का भी असर रहेगा। आने वाले दिनों में भी दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा, हालांकि दिन में मौसम साफ हो जाएगा। कोहरे की वजह से दृश्यता कम हो जाएगी। और वहीं नोएडा में आज अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया, जबकि गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हाल ही में पीएम ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि केंद्र के इस फैसले के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी और कृषि से जुड़ी मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर आज दोपहर 2 बजे बैठक करेगा और संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को कहा कि उसने आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध करने वाले सरकार के प्रस्ताव का जवाब भी दिया, जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया। और संगठन ने कहा कि उसने किसानों पर दर्ज फर्जी मामले वापस लेने के लिए आंदोलन समाप्त करने की सरकार की पूर्व शर्त पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। और किसान नेताओं ने कहा कि वह इस मुद्दे पर बुधवार यानी आज दोपहर 2 बजे एक और बैठक करेंगे। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख बलबीर सिंह राजवाल ने कहा कि सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है और उस पर चर्चा भी हुई है और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सदस्यों के सामने पेश भी किया गया। और उन्होंने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग पर एक समिति का गठन करेगी और इस समिति में एसकेएम के बाहर के किसान संगठन, सरकारी अधिकारी और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एमएसपी से लेकर किसानों की मुआवजे तक के मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधते हुए संसद में सरकार के सामने एक सूची पेश कर दी कि इस सूची में आंदोलन के दौरान कितने किसानों की जान गई। और इसके बारे में बताया गया कि राहुल गांधी ने सूची को पेश करते हुए कहा कि सदन में कृषि मंत्री ने कहा कि उनके पास किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का कोई डाटा नहीं है और हमने इसके बारे में पता लगाया और पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को 5 लाख रुपए मुआवजे का भी दिया और 152 किसानों को रोजगार दिया गया। और यह लिस्ट मेरे पास है जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं। नागालैंड के मोन जिले में 2 दिन पहले आतंकी होने के संदेह के कारण सुरक्षा बलों की गोलियों से कम 14 नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि 11 लोग घायल हो गए थे। और सुरक्षा बलों द्वारा की गई फायरिंग के बाद एक बार फिर सेना को मिले विशेष अधिकार पर राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल इस घटना के बाद से ही कई विपक्षी नेता सशस्त्र सेना विशेष अधिकार कानून 1998 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और आरोप है कि इस कानून के आम लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। और वहीं आज कांग्रेस के नेता नागालैंड का दौरा भी करेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष ने नागालैंड दौरे के लिए 4 सदस्यीय दल का गठन भी किया और ये टीम नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों के अभियान में मारे गए नागरिकों के परिजनों से मुलाकात करेगी। और इस टीम में वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह, अजय कुमार और एंटो एंटनी शामिल होंगे। और इसके अलावा इसी मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज संसद में मिलना तय किया है और टीएमसी आज गृह मंत्री से मिलकर उनसे इस फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग करेगी। और इसके साथ ही टीएमसी इस घटना की जांच और सेना विशेष अधिकार कानून पर अपना रुख स्पष्ट करने को भी कहा है। और वहीं आपको बता दें कि इस घटना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने की एसआईटी जांच की घोषणा कर दी थी। और वहीं नागरिकों की मौत के बाद से ही वहां तनाव बढ़ा हुआ है और सुरक्षा बलों के अनुसार इन नागरिकों पर एनएससीएन के आतंकी होने का संदेह था, जिसके आधार पर रविवार को सुरक्षा बलों ने तिरु गांव में कथित रूप से गोलीबारी की थी।